Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic Payment and Settlement System Act 2007. तो ये जो एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ये आरबीआई को डेजिग्नेट करता है कि ये अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल रहेगी पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए। तो अब आरबीआई के पास पावर्स तो हैं, फंक्शंस हैं, आरबीआई की ड्यूटीज हैं इस एक्ट के तहत। वो उन्हें कैसे यूज करता है? थ्रू अ बोर्ड जो कि है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। तो इस रेगुलेटरी बोर्ड में होता कौन है? इसमें एक तो होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि चेयरपर्सन होते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, यानी कि जो भी आरबीआई का गवर्नर बनेगा वो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में चेयरपर्सन बन जाएगा। उसके बाद डेप्यूटी गवर्नर होंगे एक इस बोर्ड के अंदर, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल डेप्यूटी गवर्नर है वो इसके अंदर होंगे। एक आरबीआई के ऑफिसर को सेंट्रल बोर्ड में से नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, तो एक ऑफिसर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई नॉमिनेट करता है और 3 पर्सन नॉमिनेट होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लोग मिलके पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड बनाते हैं। अब होता क्या है इसमें? कोई भी पर्सन अदर देन आरबीआई के अलावा किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो कोई पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करे या कमेंस करे आरबीआई की परमिशन के बिना। तो किसी को भी पेमेंट सिस्टम कमेंस करना है, ऑपरेट करना है, तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं। ऑब्वियसली जब ये एक्ट आया है 2007 में, पेमेंट सिस्टम तो उससे पहले भी काम करता ही था, ठीक है। तो उस टाइम के जो एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम थे उन्हें बोला गया था ये एक्ट आने के बाद कि आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, ठीक है। आप अभी जो आपका काम चल रहा है आप 6 महीने और कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसके बाद कंटिन्यू करना है तो आपको आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा इसी पीरियड के अंदर, ठीक है, नहीं तो फिर काम आप बंद कर दो। फिर पर्सन्स एक्टिंग एज ड्यूली अपॉइंटेड एजेंट्स टू हुम पेमेंट्स आर ड्यू, इन्हें भी एक्सेप्शन है, ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटर कंपनी पेमेंट्स, कंपनीज जो हैं अगर अपनी होल्डिंग कंपनी से पेमेंट ले रही हैं, सब्सिडरी कंपनी से ले रही हैं, सेम होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी आपस में कुछ इंटर कंपनी पेमेंट्स करते हैं, वहां पे भी ऑथराइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। आरबीआई चाहे किसी पर्सन को अगर उनको नेसेसरी लगता है, कुछ फैक्टर्स वो कंसिडर करते हैं जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, साइज ऑफ द पेमेंट सिस्टम, वो चाहे किसी को भी एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ऑथराइजेशन फॉर क्लियरिंग हाउस, आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो कंपनीज या कॉर्पोरेशंस को अलाउ कर सकते हैं कि आप ऑपरेट या रेगुलेट कर सकते हो क्लियरिंग हाउसेस को, नया भी क्लियरिंग हाउस एस्टैब्लिश कर सकते हो। लेकिन ऐसी कंपनीज या कॉर्पोरेशंस के अंदर जिनको क्लियरिंग हाउस को एस्टैब्लिश या ऑपरेट करना अलाउ किया जाएगा, उन कंपनीज में कम से कम 51% इक्विटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास होनी चाहिए। तो एक कंपनी है जिसमें मान लो 60% इक्विटी एक पब्लिक सेक्टर बैंक की है, तो ऐसी कंपनीज जो है वो क्लियरिंग हाउसेस को ऑपरेट कर सकती हैं या फिर नया एस्टैब्लिश भी कर सकती हैं। अब आरबीआई चाहे तो इशू कर सकता है ऑथराइजेशन फॉर ऑपरेटिंग अ पेमेंट सिस्टम अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ऑब्वियसली वो पहले इंक्वायरी करते हैं, वो सेटिस्फाइड है कि सारा क्राइटेरिया मीट होता है तो वो अलाउ कर सकते हैं। अब इस क्राइटेरिया में होगा क्या? नेसेसिटी ऑफ द प्रपोज पेमेंट सिस्टम, जो पेमेंट सिस्टम प्रपोज हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस मीट हो रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं या नहीं है, जो प्रोसीजर होगा फंड ट्रांसफर का वो कैसे होगा विद इन द पेमेंट सिस्टम, नेटिंग प्रोसीजर, फाइनेंशियल स्टेटस, मैनेजरियल एक्सपर्टीज देखनी है, जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस और मैनेजरियल एक्सपीरियंस देखना है, और क्या ये पेमेंट सिस्टम आने से कंज्यूमर्स को कोई फायदा होगा, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन क्या फॉलो हो रही है, मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को भी देखा जाता है, या जो भी फैक्टर्स आरबीआई को नेसेसरी लगते हैं वो आरबीआई देखता है। आरबीआई स्पेसिफाई कर देगा इफेक्टिव डेट, कंडीशन, फीस, कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ वो स्पेसिफाई कर देगा। आरबीआई अगर रिफ्यूजल करता है तो फिर उन्हें रिटर्न मस्ट प्रोवाइड अ रिटर्न नोटिस टू द एप्लीकेंट कि क्यों रिफ्यूजल हुआ है, ठीक है, और एप्लीकेंट को भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना पक्ष रखने के लिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, रिफ्यूजल से पहले एक बार आरबीआई उसको अपना पक्ष रखने का मौका देगा। और प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? अगर कोई अप्लाई करता है पेमेंट सिस्टम के लिए तो 6 महीने का डेट ऑफ फाइलिंग से लेके 6 महीने तक का प्रोसेसिंग टाइम रहता है। और आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि जो किसी को पहले ऑथराइजेशन मिल चुकी है पेमेंट सिस्टम चलाने की, उसे रिवोक भी किया जा सकता है। जो भी ये पेमेंट सिस्टम का सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास राइट है कि वो आरबीआई के डिसीजन के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सके विद इन 30 डेज,
ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम होना चाहिए कि जो भी एप्लीकेशंस आई हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिसीजन ले लेगी वो फाइनल होगा। ओके तो बीआरबीएल सब्जेक्ट में आप देखना, कभी भी आरबीआई के किसी डिसीजन के अगेंस्ट अगर अपील की जाती है तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही की जाती है। फिर सेक्शन 11 ये बोलता है पेमेंट सिस्टम के बारे में कि कोई भी सिस्टम प्रोवाइडर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता पेमेंट सिस्टम में जिससे उसका स्ट्रक्चर या ऑपरेशन चेंज हो बिना आरबीआई के अप्रूवल के। ठीक है, कम से कम 30 डेज का नोटिस देगा सिस्टम प्रोवाइडर सारे सिस्टम पार्टिसिपेंट्स को। पहले आरबीआई का अप्रूवल लेगा, फिर जो भी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 30 डेज का नोटिस देगा कि मैं ये चेंजेस करने वाला हूँ। आरबीआई चाहे कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिक इंटरेस्ट में अलाउ कर सकता है कि बिना ये 30 डेज के नोटिस के भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हो जाएं। अगर आरबीआई को किसी भी चेंजेस से ऑब्जेक्शन है तो वो ये बात सिस्टम प्रोवाइडर को विद इन 2 वीक्स बताएगा, और सिस्टम प्रोवाइडर विद इन 2 वीक्स फिर उस पर रिस्पॉन्स देगा, और जो भी चेंजेस हैं वो तभी इंप्लीमेंट होते हैं अगर आरबीआई का प्रॉपर अप्रूवल है। अगर आरबीआई को एतराज है तो फिर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर सेक्शन 10A जो है इस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का, ये बैंक्स और सिस्टम प्रोवाइडर्स को प्रोहिबिट करता है कि वो कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन ट्रांजेक्शन मेड यूजिंग इलेक्ट्रिकल मोड ऑफ पेमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांजेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से की गई हैं उन पे कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। अब आरबीआई के पास पावर है अंडर दिस एक्ट कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, कोई इंस्पेक्शन कर सकते हैं, रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं, और कोई भी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर या पार्टिसिपेंट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो डिमांड कर सकते हैं। आरबीआई के ऑफिसर्स प्रीमाइसेस एंटर कर सकते हैं जहां पे पेमेंट सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, और इक्विपमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किसी इंप्लॉयज या किसी भी इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की जा सकती है। और सेक्शन 16 जो है इस एक्ट का वो आरबीआई को एम्पावर करता है कि वो ऑडिट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं पेमेंट सिस्टम की और उसके पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है, तो सेक्शन 17 से 19 आउटलाइन करता है आरबीआई की पावर टू इशू डायरेक्शंस। आरबीआई डायरेक्शन इशू कर सकता है पेमेंट सिस्टम को या पार्टिसिपेंट्स को अगर उन्हें लगता है कि इनके किसी भी एक्ट से कोई रिस्क हो सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी में फर्क पड़ सकता है। ठीक है, कोई एक्टिविटी करने से रोक भी सकते हैं, कोई रेमेडियल मेजर्स लेने के लिए भी आरबीआई एंटिटीज को बोल सकता है, जर्नल डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है आरबीआई पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर सेक्शन 19 जो है ये मैंडेट करता है कि एनीवन रिसीविंग अ डायरेक्शन फ्रॉम आरबीआई मस्ट कंप्लाई विदाउट डिले एंड प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑफ कंप्लायंस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो किसी को भी आरबीआई से जो डायरेक्शंस मिलती है बिना डिले के उनको कंप्लाई करना, रिपोर्ट बना के देने के, जो आपने बोला था हमने वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर दिए हैं। फिर एवरी रेगुलेशन मेड बाय द आरबीआई, जो भी आरबीआई रेगुलेशन बनाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की जाती है, जो कि इसे पार्लियामेंट के सामने रखता है फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट अग्री करें तो मॉडिफिकेशन हो सकती हैं उन रेगुलेशंस में, या उनकी एनलमेंट भी हो सकती है। ठीक है, एनी मॉडिफिकेशन और एनलमेंट डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एक्शन टेकन अंडर रेगुलेशन प्रायर टू द मॉडिफिकेशन। तो देखो आरबीआई रेगुलेशन ले आया, बाद में वो पार्लियामेंट के पास पहुंची, उन्होंने अनलमेंट कर दिया, लेकिन अनलमेंट होने तक जब हो चुका होगा ना वो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर आरबीआई के पास पावर है टू कॉल फॉर रिटर्न्स, एक्सेस इन्फॉर्मेशन, कोई इंस्पेक्शन करना, वो सब कुछ कर सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं। और ये जो एक्ट है ये फॉरेन एंटिटीज को भी प्रोहिबिट नहीं करता इंडिया में पेमेंट सिस्टम चलाने के लिए, और फॉरेन और डोमेस्टिक एंटिटीज के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब इसकी रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीआईआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैप का मास्टर कोर्स है, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एग्जाम से जस्ट पहले क्विक रिवीजन बैच भी होगा, और आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा क्विक सोल्यूशन चाहते हैं तो यू हैव दी क्रैश कोर्सेज, इसमें लाइव क्लासेस, आपको नोट्स भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। इनकी डिटेल आपको हमारे चैनल में हमारा जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इज चेयर्ड बाय द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो गवर्नर आरबीआई होता है, डेप्यूटी गवर्नर तो नहीं होते चेयरपर्सन, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो
कंपनीज को अलाउ कर सकते हैं क्लियरिंग हाउस को ऑपरेट करना, लेकिन कम से कम उस कंपनी में 51% इक्विटी पब्लिक सेक्टर बैंक से पास होनी चाहिए। करेक्ट। आरबीआई मे ग्रांट ऑथराइजेशन टू ऑपरेट अ पेमेंट सिस्टम ओनली आफ्टर कंडक्टिंग अ थॉरो इंक्वायरी। एप्लीकेंट का फाइनेंशियल स्टेटस, टेक्निकल स्टैंडर्ड सब कुछ चेक किया जाता है, बिल्कुल सही। इफ एन एप्लीकेंट ऑथराइजेशन इज रिफ्यूज्ड, आरबीआई मस्ट प्रोवाइड द एप्लीकेंट विद एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, एंड एप्लीकेंट अपील भी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 30 दिन में। तो ये भी सही है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट है। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।